गाइस 8 दूनी 22। तो कैसे हो आप लोग। अब तुम ये मत समझ लेना कि मेरे को आर्ट का पढ़ाना नहीं आता है। ओके, ये दोस्त मेरा क्लास स्टार्ट करने का स्टाइल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सजीव क्या होता है? जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जिनमें जनन करने की क्षमता होती है, वो सब क्या है? सजीव। ठीक है, सजीव को 5 वर्गों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। और ये बांटा किसने था? R.H. व्हिटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इन तीनों में तो आते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, पादप जगत में आते हैं पेड़ पौधे, जंतु जगत में वे सभी जीव आते हैं जो गति करते हैं, जिनकी तंत्रिकाएं गतिशील होती हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य और बाकी सभी जानवर वगैरह सब कुछ इसी में आते हैं। ठीक है, जो पादप जगत है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा में काई और लिवरवर्ट आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं फर्न और बिना फल फूल वाले वो पौधे। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में आते हैं बिना फल फूल वाले पौधे, एंजियोस्पर्म में फूल और फल वाले पौधे आते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। परागकण का अध्ययन पैलिनोलॉजी। पुष्प की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब पुष्प की संरचना देखेंगे हम। पुष्प क्या होता है? ये पुष्प है यानी फूल है एक। इसमें जो स्त्री वाला भाग होता है वो इतना होता ही है। स्त्री कैसे बोलते हैं इतने इस भाग को। इसमें 3 भाग आते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये होते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को जायंग कहते हैं। मतलब ये स्त्री केसर है, ये एक है, अगर यही बहुत सारे होंगे तो उस पूरे क्या बोलेंगे? जायंग। मतलब इसका समूह होगा, एक से अधिक होंगे ये। ठीक है, अब ये है हमारा परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं, और ये है इसकी पूतंतु। ठीक है, इसको बोलेंगे पुंकेसर। अब ये पूरे पुष्प में एक थोड़ी होगा, ये तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये भी है और भी बहुत सारे होते हैं। ये उसका पूरा समूह होगा, उसको बोलेंगे पुमांग। ठीक है, अब जो पुष्प की पंखुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं दल। एक पंखुड़ी होगी तो उसे बोलेंगे दल, और बहुत सारी होंगी तो दलपुंज। वैसे बहुत सारी होती है, एक पंखुड़ी तो होगी नहीं किसी पुष्प में, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं दलपुंज। और जो बाहर की जो पत्तियां वगैरह होती हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य दल। अगर एक होगी तो बाह्य दल, और इनका समूह होगा तो बाह्य दल पुंज। ओके, और ये है वृंत, इसको बोलेंगे पुष्प वृंत। और जो ये है पुष्पासन, अंडाशय इस पर आसन होता है यानी इस पर बैठा हुआ होता है, तो इसे बोलते हैं पुष्पासन। ओके, समझ में आया? तो हम पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में। ओके, पुंकेसर क्या होता है? हमने वहाँ से ये पुंकेसर ले लिया है पुष्प में से, हमने यहाँ से काट कर यहाँ पे रखा है। अब हम इसको परागकोश को काटेंगे। ठीक है, फिर इसको आधा काटेंगे बीच में से परागकोश को, फिर हमने इसको घुमा के रखा है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ और लघु बीजाणुधानी एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें कितना कोष्ठ होते हैं? 4, 1 2 3 4। ओके, जो एक परागकोश होता है वो द्विपालित होता है। मतलब एक परागकोश में 2 पाली होती हैं। कितनी पाली होती हैं? 2। और एक पाली द्विकोष्ठी होती है, मतलब एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। ये इतनी पूरी पाली है, ये 2 पाली है। ये एक पाली में 2 कोष्ठ है, और पूरे परागकोश में कितने कोष्ठ हैं? 4। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। लघु बीजाणुधानी और कोष्ठ एक ही होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, परागकोश के बारे में। ओके, देखो जो हमने वो पढ़ा वही उसी को बड़ा करके यहाँ पे रखा है। ये 4 कोष्ठ हैं इसके, ये परागकोश है हमारा। ठीक है, परागकोश के चारों कोष्ठों में, ये 4 कोष्ठ हैं, इन चारों कोष्ठों में अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, चारों कोष्ठों में। और इन अधोस्तरीय कोशिकाओं के चारों ओर एक बाह्य त्वचा आवरण होता है। क्या होता है? बाह्य त्वचा आवरण। हमने इसको यहाँ से काट दिया, वही रखा है यहाँ पर। ठीक है, इन प्रत्येक कोशिकाओं में से जितनी भी कोशिकाएं हैं इन सभी में एक एक कोशिका बड़ी हो जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्रपस कोशिका। अब जो प्रपस कोशिका है ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, और जो कोशिका अंदर की ओर होगी उसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, और जो बाहर की ओर होगी यानी भित्ति की तरफ उसको बोलेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है वो लगातार विभाजन करती है और 3 स्तरों का निर्माण करती है। ठीक है, जिसमें पहली स्तर होती है अंतोथीसियम, जो दूसरी स्तर होती है वो होती है मध्य स्तर, और जो सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है टेपिटम। ठीक है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है इनमें कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं जिनको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है।
4 लघु बीजाणु कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। देखो ये देखो, इसमें देखो, अब 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी तो इसको बोलेंगे, जो इस प्रक्रिया हुई इसको बोलेंगे यह अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का विभाजन करती है। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया हुई इस प्रक्रिया को बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो टैपिटम है ये सबसे आंतरिक पदार्थ टैपिटम, ये लघु बीजाणु को स्पोरोपोलिनिन पदार्थ से ढक लेता है। ये हमारी लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं, ये इसको ढक लिया और बाह्य चोल का निर्माण करता है। जिसके बाहर वाला ये है इसको बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं अंतःचोल। और ये हमारा है क्या? परागकण। ठीक है, जो टैपिटम होता है ये लघु बीजाणु कोशिका है, अभी ये परागकण बनी नहीं है। ठीक है, लघु बीजाणु कोशिका को स्पोरोपोलिनिन पदार्थ से ढक लेता है और बाह्य चोल का निर्माण करता है। इस बाह्य चोल में क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो पूरे उसमें होगा, पूरे बाह्य चोल में होगा, बस उस जगह नहीं होगा जहाँ पर जनन छिद्र होगा। ठीक है, इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु कोशिका में 2 कोशिका होती हैं। जो लघु बीजाणु कोशिका होती है वो असमान अर्धसूत्री विभाजन करती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो जो पूरी संरचना हुई इस पूरी संरचना को बोलते हैं परागकण। ठीक है, 60% पुष्पीय पादपों में 2 कोशिकीय अवस्था होती है और 40% पुष्पीय पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था होती है। मतलब जो जनन कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब जो मैंने भी समझाया परागकोश के विकास के बारे में वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जब परागकोश विकास करता है उस स्थिति में परागकोश के चारों कोष्ठों में अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के चारों ओर बाह्य त्वचा आवरण होता है। इन प्रत्येक कोशिकाओं में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसको प्रपस कोशिका कहते हैं। यह प्रपस कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो कोशिका बाहर की ओर होती है उसे प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहते हैं और जो कोशिका अंदर की ओर होती है उसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका लगातार विभाजन करती है और 3 स्तरों का निर्माण करती है, जिसमें पहले स्तर अंतःथीसियम तथा दूसरी स्तर मध्य स्तर तथा तीसरी स्तर टैपिटम होती है, जो कि बहुकेंद्रिकीय होती है। ठीक है, जो टैपिटम होती है बहुकेंद्रिकीय होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं जिसे परागमात्र कोशिका कहते हैं। क्या बोलेंगे? परागमात्र कोशिका। यह परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का विभाजन करती है और इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। ओके, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। टैपिटम इन लघु बीजाणु को स्पोरोपोलिनिन पदार्थ से ढक लेता है और बाह्य चोल का निर्माण करता है। इन बाह्य चोल में एक छिद्र होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? परागकण। परागकण क्या होता है? जब एक लघु बीजाणु कोशिका असमान अर्धसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है, कायिक कोशिका व जनन कोशिका, तो इस पूरी संरचना को परागकण कहते हैं। मैंने भी समझाया था पीछे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के भित्तियों के कार्य। ओके, जो सबसे आंतरिक होती है उसे बोलते हैं टैपिटम, फिर उससे बाहर वाली मध्य स्तर, उससे बाहर वाली अंतःथीसियम और सबसे बाहर वाली बाह्य त्वचा। ठीक है, अब इनके कार्य पढ़ेंगे हम। बाह्य त्वचा के कार्य क्या होते हैं? बाह्य त्वचा परागकणों की सुरक्षा करती है। ठीक है, और अंतःथीसियम परागकोश का स्फुटन करती है। स्फुटन क्या होता है? स्फुटन का मतलब ही होता है फटना। मतलब ये परागकोश जो फटता है वो अंतःथीसियम के कारण फटता है। अंतःथीसियम परागकोश को स्फुटन करती है परागकोश का। मध्य स्तर कम मात्रा में पोषण देती है। पोषण किसको देती है? परागकण को। मध्य स्तर कम मात्रा में परागकण को पोषण देती है और टैपिटम परागकण को पोषण देती है, कैलेज एंजाइम बनाती है और बाह्य चोल का निर्माण करती है। ठीक है, अब स्त्री केसर या अंडप क्या होता है? स्त्री केसर में पुष्प के 3 भाग आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर का समूह होगा उसे बोलेंगे जायंग। मैंने भी समझाया था पीछे, सबसे पहले वही समझाया था मैंने। ओके, स्त्री केसर या अंडप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक अंडपी और बहुअंडपी। बहुअंडपी 2 प्रकार के होते हैं, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले युक्तांडपी क्या होता है। एकांडपी क्या होता है? एकांडपी, यदि किसी पुष्प में, यहाँ स्त्री केसर नहीं आएगा, पुष्प आएगा। यदि पुष्प में एक अंडाशय होता है तो उसे एकांडपी कहते हैं। यानी ये पुष्प उसमें एक अंडाशय होगा तो उसे बोलेंगे एकांडपी। और बहुअंडपी किसे बोलेंगे? यदि एक पुष्प में 1 से अधिक अंडाशय हैं, देखो जैसे बहुत सारे हैं, इसमें 3 है, ये 1 से अधिक हैं
तो इसे क्या बोलेंगे, बहुअंडपी। ठीक है। अब युक्तांडपी और वियुक्तांडपी क्या होता है। युक्तांडपी, यदि अंडाशय आपस में चिपके होते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं, जैसे गुड़हल। ठीक है। और वियुक्तांडपी, यदि अंडाशय अलग अलग होते हैं यानी दूर दूर होते हैं तो उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। देखो इसमें दूर दूर है, इसमें चिपके हुए हैं। उदाहरण अफीम और मिचेलिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। ये हमारा स्त्री कैसर है यानी अंडाशय है। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। ठीक है। बीजांड जो है ये है बीजांड। ठीक है। और इसके अंदर होता है भ्रूणकोश। बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के चारों ओर होती है बीजांडकाय कोशिका। ठीक है। और इसके बीच में ये जो है इसे बोलते हैं अध्यावरण। और गुरु बीजाणुधानी और बीजांड एक ही होता है। ठीक है। और ये जो द्वार है इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। और यहाँ पर ये अपरा है यानी प्लेसेंटा है। और ये जो व्रंथ है इसे बोलते हैं बीजांड व्रंथ। बीजांड की व्रंथ है ये, इसे बोलेंगे बीजांड व्रंथ। और यहाँ पर एक नाभिक होता है, इसे बोलते हैं हाइलम। ठीक है। और जो बीजांड के बाहर होती है इसे बोलते हैं बीजांड काया। और जो ये वाला सिरा होता है ऊपर वाला इसे बोलते हैं निभागीय चलैजा सिरा। ठीक है। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन। अब ये क्या होता है, जब बीजांड विकास करता है उस दौरान बीजांडकाय कोशिका में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है। जो बीजांड जो होता है ना, उस बीजांडकाय में देखो, ये देखो यहाँ पे देखो। ठीक है। जब बीजांड विकास करेगा तो बीजांडकाय कोशिकाएं ही बहुत सारी होती है, इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। हो गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाएगी, जिसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अल्प विकसित होती हैं। और एक कोशिका विकसित हो जाती है जिसे बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है। और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। सॉरी, जो देखो बीजांडकाय कोशिका में से एक कोशिका बड़ी हो जाती है जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं को। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन। ठीक है। इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट होती हैं, क्योंकि ये तीनों अल्प विकसित होती हैं। और एक कोशिका विकसित हो जाती है, इसको बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है। फिर जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होती है उसमें पहले एक केंद्रक बनता है, फिर वो केंद्रक जो होता है वो विभाजित हो जाता है 2 भागों में, और तथा दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। फिर 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। ठीक है। फिर 8 केंद्रक बन गए इसमें। फिर 2 केंद्रक यानी इस वाले ध्रुव से और इस वाले ध्रुव से एक एक केंद्रक बीच में जाते हैं और द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। ये हमारा जो बन गया पूरा भ्रूणकोश बन गया। ठीक है। जो मध्य में है इसे बोलेंगे केंद्रीय कोशिका। इसमें 2 केंद्रक होते हैं केंद्रीय कोशिका में। और जो ऊपर की ओर होती हैं 3 कोशिका उनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। और जो नीचे की ओर होती हैं 3 कोशिका, उसमें बीच वाली होती है अंड कोशिका और बाहर दोनों साइड वाली होती है सहायक कोशिका। अभी हम इस संरचना को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। देखो इसमें पढ़ेंगे भ्रूणकोश में। यह एक अंडाकार बहुकोशी की संरचना है। कैसी कार है, अंडाकार यानी अंडा के आकार की। और बहुकोशी यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यह बीजांडकाय में धसी होती है। बीजांडकाय में तो है धसी हुई है धसी है बीजांडकाय में। भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 3 कोशिका नीचे की ओर होती हैं, 3 कोशिका ऊपर की ओर और 1 कोशिका बीच में। 3 3 6 और 1 7 कोशिकाएं हो गई। 8 केंद्रक। क्यों 8 केंद्रक कैसे हैं, क्योंकि जो केंद्रीय कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो 3 केंद्रक 6 और 2 बीच में 8। ठीक है। जिसमें से 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती हैं उनको प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं, जिसमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती हैं तथा मध्य में केंद्रीय कोशिका होती है, जिसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक व द्वितीय केंद्रक कहते हैं। देखो ये है, हमने इसको बड़ा करके बनाया है यहाँ पे। ठीक है। और ये है जो प्रतिमुख कोशिका बोलती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका। और ये जो है इसे बोलते हैं चलैजा सिरा या निभागीय सिरा। ठीक है। और बीजांड द्वार की ओर होती हैं 3 कोशिकाएं। इसमें मध्य वाली जो है बीच वाली इसको बोलते हैं अंड कोशिका, और जो साइड वाली हैं दोनों इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है। और बीच में होती है केंद्रीय कोशिका। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं केंद्रीय कोशिका में, जिससे इसको द्वितीय केंद्रक व ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। ये हमारा भ्रूणकोश, ये रही केंद्रीय रिक्तिका। ठीक है। और ये रही भ्रूणकोश झिल्ली। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आवर्तबीजी में 400 परागकण को
उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? कितने आवश्यक होंगे अर्धसूत्री विभाजन? 100। कैसे? क्योंकि एक बार में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बार में 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 400 परागकण बनेंगे। 100 चौक 400। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन या द्वितीय निषेचन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में आता है। ओके, ठीक है। परागकोश के स्फुटन के बाद, मतलब परागकोश के फटने के बाद परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर आता है। इसमें माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है कीट, पक्षी, वायु, घोंघा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पर आता है, तब वर्तिकाग्र निर्णय लेती है कि यह परागकण उस जाति का है या नहीं, तथा वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल की कुछ बूंदें परागकण के अंदर चली जाती हैं और अंतः जल के साथ बाहर की ओर निकलती हैं और एक नली का निर्माण करती हैं। जब बाहर की ओर निकलेंगी तो एक नली का निर्माण होगा, जिसको बोलते हैं पराग नलिका। बीजांड से सहायक कोशिका द्वारा, अब जो बीजांड होता है इसमें ये सहायक कोशिकाएं साइड वाली है, तो ये सहायक कोशिका के द्वारा कुछ पदार्थ निकलते हैं जो बीजांड द्वार से होते हुए वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तथा यह परागनलिका में उपस्थित कायिक व जनन कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका किसमें होती है? परागकण में। और जो परागकण है वो उसने बनाई है परागनलिका, तो परागकण से परागनलिका में आ गई है कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ठीक है, इन पदार्थों का सेवन करते हुए बीजांड द्वार की ओर बढ़ते हैं तथा कायिक कोशिका भ्रूणकोश में उपस्थित सहायक कोशिका से टकराव करती है, जो ठीक है, जिससे सहायक कोशिका और कायिक कोशिका नष्ट हो जाती हैं। जब सहायक कोशिका कायिक कोशिका से टकराव करेगी तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगी, सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी और कायिक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी, तथा एक जनन कोशिका अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लेती है। जो एक जनन कोशिका होगी, 2 होती जनन कोशिका, 2 है ये, तो एक तो अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लेगी। ठीक है, तथा दूसरी जनन कोशिका केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन कर लेती है। ठीक है, तथा दूसरी जनन कोशिका केंद्र कोशिका के साथ निषेचन कर लेती है, तथा इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन व त्रिसंलयन कहा जाता है। हमने इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन क्यों कहा? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन हुआ, एक बार अंड कोशिका के साथ और दूसरी बार ध्रुवीय केंद्रक के साथ। और त्रिसंलयन क्यों कहा? क्योंकि जब एक जनन कोशिका ने ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन किया, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, और एक केंद्रक होता है जनन कोशिका में, तो कितने केंद्रक हुए? 3, यानी 3 केंद्रकों का संलयन हुआ, इसीलिए हमने इस प्रक्रिया को कहा त्रिसंलयन। ठीक है, देखो इसमें दिखा रहे हैं, यहाँ से ये सहायक कोशिका ने कुछ पदार्थ छोड़ा, अब यहाँ से ये जो है ये परागकण ये परागनलिका बनाएगा, फिर इससे जो कोशिकाएं हैं इसमें आ जाती है परागनलिका में, क्योंकि जब परागकण का अंतःचल होता है बाहर की ओर निकलता है ऐसे करके, फिर देखो यहाँ से आता है बीजांड द्वार की ओर ऐसे बढ़ता है, फिर सहायक कोशिका से टकराव करती है कायिक कोशिका, फिर नष्ट हो जाती है दोनों और निषेचन हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमारा अगला टॉपिक है परागण। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे? परागण। परागण क्या होता है? परागकण और परागण अलग अलग होता है। ठीक है, परागण, जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। मतलब जैसे ये पुष्प है, वो पुंकेसर है, ये स्त्रीकेसर है। ठीक है, परागकण यहाँ से निकला वर्तिकाग्र पर पहुंचा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण। ओके, परागण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है परागण। ठीक है, स्वपरागण यानी ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागण यानी जिटानोगेमी, पर परागण यानी जैनोगेमी। ओके, स्वपरागण क्या होता है? जब एक पौधे के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें किसी कर्मक साधन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें किसी भी चींटी, घोंघा, कीट, पक्षी किसी की भी आवश्यकता नहीं है स्वपरागण में, क्योंकि उसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, अगला है हमारा सजात पुष्पी परागण या जिटानोगेमी। ओके, जब एक पौधे के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। स्वपरागण क्या होता था? स्वपरागण में एक ही पुष्प था, उसी के परागकोश से परागकण निकले, उसी के वर्तिकाग्र पर गिर गए। अब सजात पुष्पी परागण में क्या होगा? इसमें 2 अलग अलग पुष्प होते हैं लेकिन पौधा एक ही होता है। ठीक है, जब एक पौधे के पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है
तो उसे सजातपुष्पी परागण कहते हैं। इसमें कर्मक साधन की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें चींटी, घोंघा, वायु, कीट, इन सब की आवश्यकता होती है। कर्मक साधन में यही आते हैं। ओके, यानी परागण, चींटी परागण, घोंघा परागण वगैरह। अब है हमारा पर परागण। पर परागण क्या होता है? जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें दो अलग अलग पौधे हैं। इस वाले पौधे से परागकण निकले, इस वाले में पहुंच गए दूसरे पौधे के पुष्प पर, तो इसको बोलेंगे पर परागण। ठीक है, जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर, पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। इसमें कर्मक साधन की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें कीट परागण, वायु परागण, जल परागण वगैरह की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है स्वपरागण के लिए अनुकूलन। मतलब स्वपरागण होने के लिए क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए? पुष्प में द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, मतलब उसमें पुंकेसर भी होना चाहिए और स्त्री केसर भी होना चाहिए, तभी तो होगा द्विलिंगी पुष्प, और तभी होगा स्वपरागण। अगर एक लिंगी पुष्प होगा तो स्वपरागण तो होगा ही नहीं, पर परागण होगा। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। जब उसमें द्विलिंगी पुष्प होगा, एक ही पुष्प में अब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होंगे, तभी तो स्वपरागण होगा। और समकाल पक्वता होनी चाहिए, यानी जिस समय पर वर्तिकाग्र परिपक्व है उसी समय पर परागकण भी परिपक्व होना चाहिए। और अनुन्मीलिता होनी चाहिए, यानी जो पुष्प का दल होता है वो बंद होना चाहिए, यानी खिले हुए पुष्प नहीं होने चाहिए, उनके दल बंद होने चाहिए। ठीक है, अगला हमारा पर परागण के लिए अनुकूलन। ठीक है, मतलब पर परागण के लिए क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए? एक लिंगी पुष्प होना चाहिए, यानी पुष्प में या तो सिर्फ वर्तिकाग्र हो या सिर्फ पुंकेसर ही हो। पुंकेसर तो होगा नहीं वैसे किसी पुष्प में, या तो वर्तिकाग्र होगी या वर्तिकाग्र और पुंकेसर दोनों होंगे। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक लिंगी, यानी सिर्फ स्त्री केसर होना चाहिए। पुंकेसर तो कहीं से भी आ ही जाएगा। और भिन्न काल पक्वता होनी चाहिए, यानी कि वर्तिकाग्र की अलग समय परिपक्व होनी चाहिए, और जो परागकण है वो अलग समय, मतलब अलग अलग समय पर परिपक्व होनी चाहिए दोनों। और उन्मील पुष्पी होने चाहिए, यानी जिन पुष्प के दल खुले होते हैं, यानी खिले हुए पुष्प होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? पर परागण ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में जंतु आते हैं और अजैविक कारक में जल परागण और वायु परागण आते हैं। जंतु में कीट, पक्षी, घोंघा वगैरह सब कुछ आता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब हम पढ़ेंगे अजैविक कारक। ओके, वायु परागण। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे वायु परागण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु परागण, यानी एनिमोफिली। वायु द्वारा परागित पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। मतलब वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वो आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे। रंगहीन यानी उनमें कोई रंग नहीं होगा, और गंधहीन यानी उनमें कोई भी खुशबू या महक कुछ भी नहीं आएगा। मकरंदहीन यानी उनमें मकरंद नहीं होगी। परागकण छोटे, हल्के, शुष्क होते हैं। जो इसके परागकण होते हैं वायु परागित पुष्प के, वो छोटे होंगे और हल्के होंगे और बिल्कुल शुष्क होंगे, तथा अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं, यानी बहुत सारी मात्रा में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वायु परागण में अनेक परागकण व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जब वायु चलेगी यानी हवा चलेगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि सीधे पुष्प में से परागकण निकले और डायरेक्ट वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे। आधे से ज़्यादा परागकण तो नीचे ही गिरेंगे, क्योंकि वायु को थोड़ा ना पता है कि कहाँ लेके जाना है परागकण को। ओके, इसका एग्जाम्पल है चीड़, घास, बांस, मक्का, नारियल, खजूर, धान आदि। इन सभी में क्या होता है? वायु परागण होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जल परागण या हाइड्रोफिली क्या होता है। अंडरस्टैंड? ओके, जल द्वारा परागण में पुष्प आकार में छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। मतलब इसके जो पुष्प होते हैं, जो जल परागित पुष्प होते हैं उनमें उनका जो आकार होता है पुष्प का, ये आकार में छोटे होते हैं। रंगहीन यानी इनमें भी कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन यानी इनमें कोई महक वगैरह या खुशबू या सुगंधित नहीं होते हैं। गंधहीन होते हैं यानी इनमें कुछ भी गंध वगैरह कुछ नहीं आती है। मकरंदहीन यानी इनमें मकरंद भी नहीं होती है। परागकण हल्के व मोमी परत युक्त होते हैं, मतलब इनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं और मोमी परत युक्त होते हैं जल परागण में। ठीक है, लगभग 30 वंश पादपों में एक बीजपत्री में जल परागण होता है। कितने पादपों में? 30 वंश पादपों में। इसका एग्जाम्पल है वैलिसनेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, इसमें एक नोट भी है। जल हाइसिंथ मतलब जलकुंभी या जल लिली, जल हाइसिंथ या जल लिली, और
जल हाइसिंथ या जल कुंभी और जल लिली या कुमुदनी में जल परागण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों पानी के ऊपर होते हैं, पानी के अंदर नहीं होते, पानी के ऊपर होते हैं। इनमें वायु तथा कीट परागण होता है, ठीक है। और जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिया होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं, इसीलिए इनमें जल परागण होता है, ठीक है। अब है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कीट परागण या एंटोमोफिली। कीट द्वारा परागित पुष्प आकार में बड़े, रंगीन, सुगंधित, मकरंदयुक्त होते हैं। यानी जो कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, रंगीन यानी रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल, सुगंधित यानी उनमें अच्छी बहुत ज़्यादा महक आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, मकरंदयुक्त यानी उनमें मकरंद होती है, और इनसे कीट को आकर्षित किया जाता है। जब एक कीट देखेगा पुष्प आकार में बड़ा है, रंगीन है, सुगंधित है और उसमें मकरंद भी है तो इनसे आकर्षित तो होगा ही ना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रिमरोज, सल्विया, बरगद, पीपल, अंजीर आदि। ओके, इसमें भी एक नोट है। यक्का क्या है? पुष्प है। और प्रोनुवा या सलभ ये क्या है? कीट है, ठीक है। यक्का और प्रोनुवा के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है? जो यक्का होता है पुष्प, वो प्रोनुवा कीट होता है, वो यक्का में परागण करता है। कौन सा परागण? पर परागण करता है, ठीक है। और बदले में यक्का यानी पुष्प इसको बदले में इसके लार्वा को परागकण और मकरंद देता है, जिससे प्रोनुवा के लार्वा को भोजन मिल जाता है और यक्का जो पुष्प है इसमें परागण हो जाता है। तो ऐसे इसमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ेंगे पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। ओके, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। जो हमिंग बर्ड होती है पक्षी परागण करती है, ओके। और अब अगला है घोंगा परागण या मालाकोफिली। घोंगे के द्वारा होने वाले परागण को घोंगा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल अरिसेमा या स्नैक प्लांट। कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है। कृत्रिम संकरीकरण द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को उत्पन्न किया जाता है, मतलब फसलों की नई किस्मों को उत्पन्न किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। इस तकनीक में क्या है? इस तकनीक में मनुष्य के द्वारा एक पौधे के परागकण को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। मतलब एक पौधे के परागकण लिए, एक पौधे के पुष्प के, और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए, जिससे निषेचन होता है और एक नया बीज बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं: विपुंसन और बैगिंग। विपुंसन क्या होता है? पुष्प के पुंकेसरों को सावधानीपूर्वक काटकर हटा दिया जाता है। पुष्प के पुंकेसरों को काटकर क्यों हटाया बताओ? चलो मैं बताती हूँ, ओके। क्योंकि ताकि उसमें निषेचन ना हो जाए, ताकि उसमें स्वपरागण ना हो जाए, इसीलिए पुष्प के पुंकेसरों को काट के हटा दिया जाता है। वरना नई जाति कैसे होगी उत्पन्न? वो तो पुरानी हो जाएगी वरना, इसीलिए पुष्प के पुंकेसरों को हटा दिया जाता है काट के। अब अगला है बैगिंग या बोरावस्थावरण। अब ये क्या होता है? निषेचन के बाद पुष्प को एक थैली से ढक दिया जाता है ताकि अन्य परागकण ना आ सकें। जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद पुष्प को एक थैली से ढक दिया जाता है। थैली किस चीज़ की होती है? बटर पेपर की थैली होती है, उसे ढक दिया जाता है ताकि अन्य परागकण ना आ सकें, ठीक है। परागकण के नुकसान यानी परागकण से क्या नुकसान हो सकते हैं? परागकणों से एलर्जी होती है, जिससे अस्थमा और श्वसनी सोच या ब्रोंकाइटिस रोग होता है, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। परागकण को किस विलयन में रखा जाता है? परागकण को नाइट्रोजन विलयन में स्टोर किया जाता है। कौन से विलयन में? नाइट्रोजन विलयन में। परागकण को नाइट्रोजन के विलयन में -196 डिग्री सेल्सियस, कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, ओके। अब अगला है हमारा भ्रूणपोष, ठीक है। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष में उपस्थित त्रिगुणित केंद्रक, जो त्रिगुणित केंद्रक होते हैं लगातार विभाजन करते हैं और बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसको केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल नारियल का पानी, ठीक है। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष में केंद्रीय कोशिका लगातार विभाजन करती है। उसमें जो केंद्रीय कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं वो विभाजन करते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष में, और कोशिकीय भ्रूणपोष में कोशिका विभाजन करती है। केंद्रीय कोशिका लगातार विभाजन करती है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल नारियल की गिरी, ओके। अब अगला है हमारा भ्रूण। भ्रूण क्या होता है यानी एम्ब्रियो क्या होता है? जो युग्मनज बनता है निषेचन से, उससे वो जब परागकण
और उसका निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज जब परिपक्व हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। किसका, भ्रूण का। ओके, अब बीज क्या है, बीजांड से बीज बनता है। जो बीजांड होता है उससे बीज बनता है। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, बीज। ठीक है, भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एल्बोमिनियस बीज और गैर एल्बोमिनियस बीज। एल्बोमिनियस बीज यानी भ्रूणपोषी बीज भ्रूण के विकास के दौरान, मतलब जब वो विकास करता है, जब विकसित होता है तब, भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणकोष का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। जब भ्रूण का विकास होता है तो जो भ्रूणकोष होता है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात कम मात्रा में भ्रूणकोष रह जाता है। ऐसे बीज को एल्बोमिनियस बीज कहते हैं या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल, गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि। ठीक है, गैर एल्बोमिनियस बीज या अभ्रूणपोषी बीज, भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणकोष का पूरा उपयोग किया जाता है। ऐसे बीज को गैर एल्बोमिनियस बीज कहते हैं। एग्जाम्पल, मटर और मूंगफली। ठीक है, अब अगला है हमारा फल। फल क्या होता है, अंडाशय से फल बनता है और अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। जो अंडाशय होता है उससे फल बनता है और अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। फल कितने प्रकार के होते हैं, दो, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल को यथार्थ फल, वास्तविक फल भी कहते हैं, ट्रू फ्रूट भी कहते हैं, और असत्य फल को आभासी फल, कूट फल और फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सत्य फल। वे फल जिनका विकास सिर्फ अंडाशय से होता है, ऐसे फल को वास्तविक फल कहते हैं। मतलब पुष्प के अन्य किसी भाग से नहीं होगा, केवल अंडाशय से होगा सत्य फल का विकास। ऐसे फल को वास्तविक फल कहते हैं। एग्जाम्पल, अंगूर, पपीता, आम आदि। ठीक है, अब अगला है हमारा आभासी फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। ठीक है, आभासी फल क्या होता है, ऐसे फल जो अंडाशय तथा पुष्पासन दोनों से बनते हैं, आभासी फल या कूट फल कहलाते हैं। जो वास्तविक फल होता है वो केवल अंडाशय से बनता है, और ये जो है अंडाशय तथा पुष्पासन दोनों से बनते हैं, आभासी फल या कूट फल। ठीक है, एग्जाम्पल, सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट आदि। ठीक है, अब अगला है हमारा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया जिससे अनिषेक फल बनाया जाता है। कैसा फल बनाया जाता है, अनिषेक फल। कभी कभी कुछ अंडाशय बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर लेते हैं, मतलब उनमें निषेचन नहीं होता है, ना परागण होता है ना निषेचन, कुछ भी नहीं होता है, और वो सीधे फल का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। इस प्रकार के फल में बीज नहीं होता है। जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से बनेगा, तो ऐसे फल में बीज होगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल, केला, अंगूर, पपीता और अनानास। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण कहाँ होता है, बीज के अंदर। ठीक है, परागकोश स्फुटन क्या होता है, परागकोश स्फुटन यानी एंथरडिशंस, जब परागकोश परिपक्व होने के बाद फटता है। जब परागकोश परिपक्व होने के बाद फटता है यानी स्फुटन होता है परागकोश का, और उसमें से परागकण बाहर निकलते हैं, तो इस प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन कहा जाता है। ओके, तो बाय बाय, गुड बाय।